आज हम लोग क्लास 12 का लेसन 11 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका पूरा हो चुका था। अब तक हम लोग पढ़े कि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। ठीक है, कहाँ से आए थे? तो दक्षिण अफ्रीका से आए थे और यहाँ आने के बाद उन्होंने काफी ज्यादा सुधार किया। यहाँ के नियमों को लेकर के इन्होंने ब्रिटिश से लड़ाई भी की, यानी कि कई तरह का आंदोलन चलाया, जिसमें चंपारण आंदोलन सबसे पहला था, जो कि राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर महात्मा गांधी जी वहां गए थे और चंपारण सत्याग्रह किए थे। उसके बाद ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ, उसके बाद खेड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद महात्मा गांधी की प्रसिद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। उसके बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन किया, रॉलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन किया, तो काफी सारा हुआ, नमक कानून को तोड़ा। तो इन्हीं सब बातों की चर्चा इस चैप्टर में की जा रही है। अब इसकी तीसरी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नमक यात्रा कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय थी। पहला वह यह घटना थी जिसके चलते महात्मा गांधी दुनिया की नजर में आ चुके थे। इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दी। आप लोग जानते हैं कि द टाइम्स पत्रिका ने उस वक्त गांधी जी का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया था। उसने कहा था कछुए जैसा शरीर, मकड़ी जैसा पेड़ू कह करके महात्मा गांधी का मजाक उड़ाया था और कहा था कि 2 दिन से बेसी चल नहीं पाएगा, वहीं पसर जाएगा, कि जमीन पे ये पसर गए थे। लेकिन बाद में जब इसकी प्रसिद्धि और फैलते गई तो वही द टाइम्स पत्रिका ने इसका बहुत ज्यादा तारीफ भी किया और इसके कारण महात्मा गांधी को न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के स्तर पर एक अच्छे नेता के रूप में जाना जाने लगा। यह पहली राष्ट्रीय गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। समाजवादी कार्यकर्ता जिसका नाम है आपका कमला देवी चट्टोपाध्याय ने महात्मा गांधी को समझाया कि भैया आंदोलन को आप पुरुषों तक ही सीमित न रखें, बल्कि महिलाओं को भी आंदोलन में आने का मौका दें। कमला देवी खुद उन असंख्य औरतों में से एक थी जिन्होंने नमक या शराब कानून का उल्लंघन किया था। तो एक नाम आया किसका? कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने महात्मा गांधी को सलाह दी कि भैया आप जो खाली पुरुष को लेकर आंदोलन करते हैं तो नहीं, महिला को भी लेकर आंदोलन कीजिए, आंदोलन और बड़ा और व्यापक होगा। और वास्तव में आंदोलन व्यापक हुआ भी। कमला देवी खुद उन असंख्य औरतों में से एक थी जिन्होंने नमक या शराब कानून का उल्लंघन करते हुए सामूहिक गिरफ्तारी भी दी थी और इसी के कारण अंग्रेजों को अब यह एहसास होने लगा था कि नमक यात्रा के कारण अब जो है उनका राज अब बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकेगा, उनको भारत को छोड़ करके जाना पड़ेगा। कब लगने लगा था? 1930 में, जब ये नमक यात्रा हुई थी। अब आता है, इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। कौन सम्मेलन? गोलमेज सम्मेलन। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में आयोजित किया गया, लेकिन इसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए थे, ध्यान रखिएगा। पहला गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ? नवंबर 1930 में। आप बोलेंगे सर गोलमेज सम्मेलन है क्या? तो सीधा सीधी ऐसे समझो, एक बड़ा सा मेज ले लो, ठीक है, अब मेज के चारों ओर आदमी बैठा हुआ है, बैठ करके सभा कर रहा है, उसी को बोलते हैं गोलमेज सम्मेलन। लेकिन वो मेज एकदम बच्चा नहीं होगा कि 4-5 को बैठे, बहुत बड़ा रहता है। ठीक है, आप लोग टीवी में देखे होंगे, बहुत कोई मेज पर खाना खाते हैं, फिल्म वगैरह में या टीवी सीरियल में दिखाया जाता है। जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। अगले ही महीने, अब देखिए एक वर्ड आ गया आपका कि गांधी जी को रिहा कब किया गया है, तो जनवरी 1931 में गांधी जी को रिहा किया गया, ध्यान रखिएगा। अगले ही महीने वायसराय के साथ उनकी कई सारी बैठकें भी हुई। इस बैठक के बाद गांधी इरविन समझौते पर सहमति बनी। अब एक क्वेश्चन आता है आपका, गांधी इरविन समझौता में क्या क्या नियम दिया गया था? तो पहला शर्त था गांधी इरविन समझौता का सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लेना, सारे कैदियों की रिहाई करना और तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति देना। 3 चीज बोला गया कि भैया अंग्रेजों ने गांधी जी के सामने यह मांग रखी कि भैया आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना पड़ेगा। किसने कहा? इरविन ने कहा। दूसरा कहा गया आपको कि जितना भी कैदी कैद कर लिया हो तो भारतीय को, उसको बाहर कर दो। और तीसरा बोला गया तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति देना। ये तीनों चीज था। अब आता है दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो नवंबर 1921 में हुआ था। अगला पैराग्राफ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1921 के आखिर में लंदन में हुआ था। उसमें गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। ये ध्यान रखिएगा कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए थे। अब आता है, गांधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। आप सभी जानते हैं बीजेपी पार्टी के बनने के पहले कांग्रेस पार्टी जो है प्रमुख पार्टी के रूप में जानी जाती थी। तो इस दावे को 3 पार्टियों ने चुनौती दी कि भैया तुम जो बोलते हो कांग्रेस पार्टी पूरा भारत में है, ऐसा नहीं है। 3 को पार्टी इसका चुनौती दिया। पहला है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का कहना था
कि वह मुस्लिम अल्पसंख्यक के हित में काम करती है। तुम लोग जो है मुस्लिम को लेकर के कुछ भी सोचते विचारते नहीं हो। दूसरा है राजे रजवाड़ा, जो राजा लोग थे उन लोगों का दावा था कि कांग्रेस का उनका नियंत्रण वाले भूभाग पर कोई अधिकार नहीं है। और तीसरी चुनौती तेज तरार वकील और विचारक बी आर अम्बेडकर की तरफ से था। उन्होंने कहा कि गांधी जी और कांग्रेस पार्टी निचली जाति का प्रतिनिधित्व नहीं करती। तो देखिए एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कांग्रेस का नेतृत्व गांधी जी ने क्या कहा। गांधी जी का कहना क्या था कि भाई मेरी पार्टी सबका बात लेकर के चलती है, बड़ी पार्टी है, लेकिन इसका विरोध कौन कौन किया, तीन लोग किया। पहला मुस्लिम लीग किया कि तुम लोग मुस्लिम को नहीं देखते हो। दूसरा राजा रजवाड़ा लोग बोला कि भाई कांग्रेस का नियंत्रण जो है उनके भूभाग वाले अधिकार पर उसका अधिकार नहीं है। और तीसरा चुनौती दिया था तेज तरार वकील बी आर अम्बेडकर, जो दलित जाति से आते थे। उन्होंने कहा कि छोटे जाति के लोगों का तुम्हारे पार्टी में कोई स्थान नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है लंदन में हुए यह सम्मेलन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके और अंत में गांधी जी को खाली हाथ लौटना पड़ा। अब देखो घरे में फूट फुटंगल रहेगा तो तुम बाहर से क्या लड़ोगे। तो गांधी जी गए थे भारत को लेकर के। अब भारतीय का लोग उसको अपोज कर दिया कि भाई ये तेरा बात नहीं मानेंगे। तो बताओ कोई भी बाहर से बात हो पाएगी, नहीं बात हो पाई। अब भारत लौटने पर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया और उस टाइम में नया वायसराय कौन था, लॉर्ड विलिंगडन। नया वायसराय कौन थे, लॉर्ड विलिंगडन। इसको गांधी जी से बिल्कुल हमदर्दी नहीं थी। अपनी बहन को लिखे एक निजी खत में महात्मा गांधी ने निम्न जातियों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग का विरोध किया। तो एक चीज ये भी ध्यान रखना होगा आपको कि नवंबर 1931 में गांधी जी ने निम्न जातियों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग का विरोध किया। ये क्वेश्चन आया गया है कंपटीशन का, टीचर का एग्जाम में, कि नवंबर 1931 में महात्मा गांधी ने किसके निर्वाचिका का विरोध किया था। तो निम्न जातियों के लिए पृथक निर्वाचिका की जो मांग की गई थी उसका उन्होंने विरोध किया था। उनका मानना था कि भैया दलितों को अलग से कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिए, सभी लोग बराबर है, भारत के प्रत्येक लोग बराबर है। और विलिंगडन ने लिखा है कि अगर गांधी नहीं होती तो यह दुनिया कितनी खूबसूरत होती। किसने लिखा था, विलिंगडन ने लिखा था। किसके पास, अपनी बहन के पास। वह जो भी कदम उठाता है उसे वह ईश्वर का प्रेरणा का परिणाम कहता है, लेकिन असल में उसके पीछे एक गजब राजनीतिक चाल होती है। मैं देखता हूं अमेरिका प्रेस उसको गजब का आदमी बनाती है, लेकिन सच यह है हम निहायत अव्यावहारिक, रहस्यवादी और अंधविश्वासी जनता के बीच में रह रहे हैं जो गांधी जी को भगवान मान बैठी है। गांधी जी को लोग उस टाइम में क्या मानते थे, भगवान मानते थे। तो बहरहाल 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अब देखिए एक वर्ड आया, अगर पूछा जाए नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था, 1935 में, ध्यान रखिएगा। अब आता है 2 साल बाद सीमित मताधिकार के आधार पर चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। उसके बाद क्या हुआ, उसी बीच में जब हम लोग गुलाम ही थे उसी टाइम चुनाव कराया गया और चुनाव में जो है कांग्रेस को बहुत ज्यादा सफलता मिली। 11 में से 8 प्रांत में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए जो ब्रिटिश गवर्नर की देखरेख में काम करते थे। मतलब कांग्रेस पार्टी उस टाइम में जीती थी जब हमारा भारत देश आजाद भी नहीं हुआ था। 11 प्रांत में चुनाव हुआ, 8 प्रांत में जीत ली। कांग्रेस मंत्रिमंडल के सत्ता में आने के 2 साल बाद ही सितंबर 1939 में, ये चुनाव कब हुआ था, 1937 में हुआ था, याद रखिएगा। प्रांतीय चुनाव 1937 में हुए। कांग्रेस मंत्रिमंडल के सत्ता में आने के बाद युद्ध शुरू हो गया था। एक क्वेश्चन ये भी आता है दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, तो आपका सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था, ध्यान रखिएगा। अब आता है जवाहरलाल नेहरू, दोनों ही महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही हिटलर और नाजी के कट्टर आलोचक थे। आप लोग क्लास 10 में हिटलर के बारे में पढ़े थे। हिटलर एक ऐसा व्यक्ति था जो जितना भी यहूदी लोग था वो लोग को काटते जा रहा था, मारते जा रहा था, गैस चैम्बर में डाल देता था। तदनुरूप उन्होंने फैसला लिया कि अगर अंग्रेज युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को स्वतंत्रता देने पर राजी हो जाए तो कांग्रेस उनके युद्ध प्रयासों में सहायता दे देगी, लेकिन सरकार ने उनका प्रस्ताव खारिज कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया। कब, अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा कब दिया था, तो अक्टूबर 1939 में दिया था। अब इधर देखिए बगल में भी कुछ कुछ लिखा था जो हम नहीं पढ़े। पृथक निर्वाचिका के बारे में महात्मा गांधी की दलीलों के जवाब में अम्बेडकर ने लिखा था कि हमारे सामने एक ऐसा वर्ग है जो निश्चय ही अस्तित्व के संघर्ष में खुद को कायम नहीं रख सकता है। उन्हें सम्मानजनक स्थिति देने की आवश्यकता है।
तो बस यही सब के कारण से उन्होंने क्या कहा था, एक पृथक निर्वाचिका की मांग की थी। किसके लिए? दलित जातियों के लिए। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल दलित जाति वाला जो है ना सब बहुत फेमस है, बहुत बड़ा बड़ा जगह पे है। टीना डाबी का नाम देख लो, उसका घर का इनकम 2 लाख 5 लाख रुपया महीना नियम के अनुसार है, नियम के अनुसार। आज टेबल के नीचे से तो करोड़ों टका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या वो मालती, मतलब मेरे घर में 5 लाख तक छोड़ी 50,000 टका महीना नहीं घुस पाता है, बड़ा दिक्कत वाला बात है। चलिए अच्छा आगे देखते हैं। अब आता है महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद वायसराय लॉर्ड लिथगो के साथ बैठक के लिए जाते हुए। एक फोटो दे दिया गया आपका, 13 अक्टूबर 1939 का है। इस बैठक में के युद्ध में भारत की हिस्सेदारी के स्वरूप पर चर्चा की गई थी। जब वायसराय के साथ वार्ता टूट गई तो कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 1940 से 41 में कई तरह के सत्याग्रह कार्यक्रम वगैरह होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर देखिए स्टेफर्ड क्रिप्स के साथ महात्मा गांधी का फोटो लगा हुआ है मार्च 1942 में। देख सकते हो, छोटा सा आदमी है, जमीन देखता है। एक कहावत यह है कि जो जमीन ताकता है ना वो बहुत दूर तक देखता है। एक दो का एग्जाम्पल भी यहाँ पता है, लड़की लोग का हम नाम नहीं लेंगे, तो लोग को पता है, ठीक है। अब आता है मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता की मांग की कि भैया जहां पे मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां मुस्लिमों की संख्या बहुत अधिक है, तो मुस्लिमों ने क्या किया, अपने लिए कुछ स्वायत्तता की मांग की। अब राजनीतिक भूदृश्य काफी जटिल हो गया था। अब संघर्ष भारतीय बनाम ब्रिटिश नहीं रह गया था, अब 3 तरह का संघर्ष हो रहा था। 3 तरह का संघर्ष किसके किसके बीच हो रहा था? एक कांग्रेस पार्टी, दूसरा मुस्लिम लीग और तीसरा ब्रिटिश शासन। आप लोग सभी जानते हैं कि मुस्लिम लीग ने उस वक्त पाकिस्तान की मांग की थी, ठीक है, ये तो आप सभी जानते हैं। और कांग्रेस भाई कह रहा था भारत अलग रहेगा। अब ब्रिटिश तो अपना कब्जा पहले से जमा के बैठा था। तो ये जो लड़ाई हो रही थी, या बहस का बात था, ये संघर्ष 3 के बीच में टिक गया, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश। इस समय ब्रिटेन में एक सर्वदलीय सरकार सत्ता में थी जिसमें शामिल लेबर पार्टी के सदस्य भारतीय आकांक्षाओं के प्रति हमदर्दी का रवैया रखते थे। लेकिन सरकार का मुखिया उस टाइम में कौन था? प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल कट्टर साम्राज्यवादी थे। उन्होंने कहा सम्राट का सर्वोच्च मंत्री इसलिए नियुक्त नहीं किया गया क्योंकि वह ब्रिटिश साम्राज्य को टुकड़े टुकड़े कर देगा। और 1942 के वसंत महीना में चर्चिल कौन है? वहां के प्रधानमंत्री थे उस टाइम। 1942 के टाइम ब्रिटिश के प्रधानमंत्री का नाम विंस्टन चर्चिल था। इसने गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौते का रास्ता निकालने के लिए अपने एक मंत्री सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भेजा। और क्रिप्स के साथ वार्ता में कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि अगर धुरी शक्तियों से भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन चाहती है तो वायसराय को सबसे पहले अपने कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना होगा। लेकिन इसी बात पर वार्ता टूट गई, वार्ता नहीं हो पाई। अब देखिए आगे, अंग्रेजों भारत छोड़ो ये नारा सबने सुना होगा। कब हुआ था? 1942। 1942 में ये नारा लगा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और एक और नारा लगा था, करो या मरो। तो क्रिप्स मिशन की विफलता। क्रिप्स मिशन कब आया था आपका? 1942 में, ध्यान रखिएगा, ये को आपको ध्यान रखना है। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1942 में आया था। अब इसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया। तो आप बता, तीसरा बड़ा आंदोलन, इसका मतलब है कि इसके पहले 2 बड़ा आंदोलन चला होगा। उन दोनों आंदोलन का नाम, पहला का नाम असहयोग आंदोलन, आप सभी जान रहे हैं। उसके बाद दूसरा क्या चला था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920-21 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। और इसके बाद आपका आ रहा है तीसरा बड़ा आंदोलन जिसका नाम है आपका भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो। 1942 में शुरू हुए इस आंदोलन को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दे दिया गया। हालांकि गांधी जी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़ताल और तोड़फोड़ की कार्रवाई के जरिए आंदोलन चलाते रहे। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। किसका नाम आया? जयप्रकाश नारायण। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 1942 के समय, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा हमको,
1942 के समय लिखेंगे हम। 1942 के समय पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिले में स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर ली गई, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति काफी सख्त रवैया अपनाया। लेकिन फिर भी इस विद्रोह को दबाने में सरकार को साल भर से भी ज्यादा समय लग गया था। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था। क्यों भाई? क्योंकि इसमें लाखों लोग शामिल थे, एक दो नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग शामिल थे। और इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में ध्यान आकर्षित कराया। उन्होंने अपने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया। जिस दौरान कांग्रेस के नेता जेल में थे, उस समय जिन्ना और मुस्लिम लीग के उनके साथी अपना प्रभाव क्षेत्र फैलाने में लगे थे। इन्हीं सालों में लीग को पंजाब और सिंध में अपनी पहचान बनाने का मौका मिला। यहाँ पे पंजाब और सिंध में, सिंध तो आप लोग जानते ही अभी पाकिस्तान का इलाका हो गया है ना, तो अभी तक उनकी वहां पर कोई खास वजूद नहीं थी। जून 1944 में जब विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था तो गांधी जी को रिहा कर दिया गया। ठीक है, गांधी जी को कब कब गिरफ्तार किया गया और कब कब रिहा किया गया, इसको आप एक बार अलग एक साइड कॉपी पे नोट कर लीजिएगा कि गिरफ्तार कब हुए और उनको रिहा कब किया गया। अब बोलेंगे सर इससे फायदा क्या होगा? ये आपका 12 का एग्जाम में नहीं आएगा। जब आप ग्रेजुएशन का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें पूछा जाता है महात्मा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिकाओं का वर्णन करें। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका निभाई थी, उस टाइम आपको काम आ जाएगा, अभी लिखा हुआ रहेगा तो फायदा में रहेगा अपना। जेल से निकलने के बाद उन्होंने कांग्रेस और लीग के फैसले को पाटने के लिए जिन्ना के साथ कई बार बात की। 1945 में लेबर पार्टी की सरकार बनी, ध्यान रखिएगा। लेबर पार्टी की सरकार कब बनी है? 1945। यह सरकार भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में थी। अब देखो लेबर पार्टी बना कहाँ? ब्रिटेन में, लेकिन यह बोल रहा था कि भारत के लोगों को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। तो उसी समय लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकों का आयोजन भी किया। ये देखिए ऊपर वाला पेज में मेरा थोड़ा सा छूट गया था, बगल में लिखा था आपका 17 1943। 19वीं सदी के आखिर में जाति व्यवस्था और जमींदारी के खिलाफ महाराष्ट्र में एक गैर ब्राह्मण आंदोलन विकसित हो चुका था। आप लोग शायद जानते हैं, यानी महाराष्ट्र के ही आपका बाबा भीमराव अंबेडकर है और वे महार जाति से बिलोंग करते थे। और उस वक्त बंबई में महार जाति को अछूत जाति माना जाता था। अछूत मतलब जिसका छुआ हुआ खाना या पानी कोई पीना पसंद नहीं करता था। तो ऐसी स्थिति में वहां पर आंदोलन हुआ था। और यह कब हुआ था? 1930 के दशक में हुआ था। आप लोग कॉपी पे लिखिएगा। 19वीं सदी के आखिर में महाराष्ट्र में एक गैर ब्राह्मण आंदोलन 1930 के दशक में चला। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और 1943 में महाराष्ट्र के सतारा में कुछ युवा नेताओं ने सेवा दल और तूफान दलों के साथ मिलकर एक पट्टी सरकार की स्थापना कर ली थी और बहुत तरह के कार्य भी किए थे। बस उतना ही था आपका। पेज 19 पे आ जाइए आप लोग, यानी 304 पे। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है जो लॉर्ड वेवेल वगैरह बैठक की, किसके साथ बैठ के? कांग्रेस के साथ और मुस्लिम लीग के साथ। 1946 के शुरुआत में प्रांतीय, देखो 1946 में फिर चुनाव हुआ। एक बार हुआ था 1937 में, फिर हुआ है कब? 1946 में, जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसमें नई सिरे से चुनाव कराए गए और सामान्य श्रेणी में आपका कांग्रेस को भारी सफलता भी मिली और मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भारी बहुमत मिला। राजनीतिक ध्रुवीकरण पूरा हो गया और 1946 की गर्मी के महीना में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दे सकती थी, लेकिन कैबिनेट मिशन भी असफल रहा। ठीक है, और उसके बाद वार्ता टूट जाने के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की मांग के समर्थन में एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया। तो देखो अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया, तो 16 अगस्त 1946 को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। उसी दिन कलकत्ता में खूनी संघर्ष शुरू हो गया। मतलब कलकत्ता में मुस्लिम हिंदू को मार रहा था और हिंदू मुस्लिम को मार रहा था। यह हिंसा कलकत्ता से शुरू होकर ग्रामीण बंगाल, बिहार और संयुक्त प्रांत व पंजाब में फैल गई। कुछ स्थानों पर मुसलमानों को, अब जहां पे मुसलमानों की संख्या अधिक थी वे हिंदू को मार दिए और जहां हिंदुओं की संख्या बहुत अधिक थी वे मुसलमानों को मार दी। तो यानी स्थिति क्या हुई थी? बहुत ज्यादा विकट हो गई थी। और देखो ये सब चीज वास्तव में बोले ना तो वास्तव में कोई लोग करना नहीं चाहता, ये सब नेता लोग का काम होता है। एकला लड़वे तो ओकरा लड़वे तो बादम जीतबे हमें नेता बनबे। आम जनता को कोई मतलब नहीं है। आम जनता चाहता है भाई सब आदमी मिल के जुल के रहे, हमारे पड़ोसिया लगे वहू में मदद कर देते, और पड़ोसिया हम लगे हमू मदद कर देवे। नेता लोग चाहता है भाई बीच में हमें कॉलर खड़ा करी, हमें यहाँ नेता बनबे, सब टकवा लुटबे इतना।
तो उन लोग नेता लोग का काम रहता है। उस टाइम में भी वही हुआ होगा। तो बस वही सारा चीज था। फरवरी 1947 में वॉवेल की जगह पर अब लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया गया। ठीक है, फरवरी 1947 में। तो लॉर्ड माउंटबेटन फरवरी 1947 में जो है आपका वायसराय बने थे। ठीक है, और ये आपका भारत आजाद होने के बाद भी रहे, जिसके कारण एगो क्वेश्चन बन जाता है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन अगर एक क्वेश्चन और बनता है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। ये कंडीशन में पूछ लेता है आपका। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अंतिम दौर का आह्वान हुआ सुलह करने के लिए, यह बुलाया, लेकिन सुलह हो पाया क्या? नहीं, सुलह नहीं हो पाया। तब लास्ट में ऐलान कर दिया गया कि ब्रिटिश जो है भारत को स्वतंत्रता दे देगी, लेकिन उसके साथ उसका विभाजन भी हो जाएगा, मतलब भारत दो पार्ट में बंट जाएगा। औपचारिक सत्ता हस्तांतरित कब होगी? 15 अगस्त के दिन। उस दिन भारत के विभिन्न भागों में लोगों ने जमकर खुशियां मनाई। दिल्ली में जब संविधान सभा के अध्यक्ष ने मोहनदास करमचंद, अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आता है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपति कहकर किसने संबोधित किया था? ना भैया, क्वेश्चन बहुत का है सबसे पहले। नहीं, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, दिल्ली में जब संविधान सभा के अध्यक्ष ने मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपति की उपाधि दी, तो संविधान सभा की बैठक शुरू की तो बहुत देर तक करतल ध्वनि होती रही। क्या? राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति ने, कोई बात नहीं, अगर मैंने बोला होगा तो गलत बोला था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि संविधान सभा के अध्यक्ष ने दी। ठीक है। असेंबली के बाहर भीड़ महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय के नारे लगा रहे थे। आखिरी बहादुराना दिन। अब देखो इस दिन क्या होता है। अब देखो एगो चीज तुम लोग देखे होगे, बादल पत्रलेख जिस दिन जीता था उस दिन जो है कुछ वहां पर नहीं था, वो जो है बाबा मंदिर में जा करके धरना देके बैठल था, हे बाबा हमरा पार कर दिया, हमरा विधायक बने दिया, और जीत भी गया था। तो महात्मा गांधी भी जब भारत को जीत मिली तो क्या वो वहां पर होंगे? नहीं, वो भी अपना अलग कोई कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिए, कोई झंडा नहीं फहराए, वो 24 घंटा का उपवास